हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि हमको कहां से क्या पढ़ना है। बीईओ मेंस की अगर हम बात करें तो बीईओ मेंस में हमको कौन से टॉपिक कहां से पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो भी हम आगे देंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले देखिए, जो निबंध वाला सेक्शन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको 700 शब्दों में लिखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आपका हिंदी का और निबंध का दोनों का पेपर एक ही में होने वाला है। तो इसमें देखिए, परेशानी उनको नहीं होगी जिनका हिंदी मीडियम है। परेशानी उनको होगी जिनका इंग्लिश मीडियम है। उनका हिंदी तो जैसे तैसे तैयार हो जाएगा, लेकिन जब निबंध लिखने की बारी आएगी और निबंध जब प्योर हिंदी में लिखना है तब उनको समस्या हो सकती है। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको और लोगों की तरह कंफ्यूज करूं कि आपका इंट्रो कैसे होना चाहिए, आपके वर्ड लिमिट कैसे होने चाहिए, आपके एसे का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। दोस्तों, मैं केवल यहाँ पे आपके अंदर एक कला डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जितने यहाँ पे देखिए, जितने भी सेक्शन हैं, सेक्शन ए में साहित्य है, राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सब्जेक्ट्स हैं, समस्याएं हैं, उनका निदान है, फिर उसके बाद विज्ञान और पर्यावरण या फिर प्राकृतिक आपदाएं, उसका निवारण। तो सारे टॉपिक से हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे और यहाँ सीखेंगे कि किसी भी तरह का जो ऐसे होता है उसकी स्ट्रक्चरिंग हम कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाहे जो भी जितना भी कह ले कि आपका इंट्रो इस तरह से होना चाहिए, आपका कंक्लूजन इस तरह से होना चाहिए, और या फिर कोई कोटेशन से आप शुरू करिए, ताम झाम बहुत सब सारी चीज़ें बताते हैं, वो सब आपके दिमाग पे अननेसेसरली बर्डन डालता है। ठीक है। और इस वजह से आप परेशान रहते हैं कि हम आपको इससे कैसे तैयार करना है और एस्से को लिखना कैसे है। आधी तैयारी में आपका समय इसी में बीत जाता है, ये सोचने में कि हमारा एस्से गड़बड़ नहीं हो जाए, हमारा एस्से ठीक नहीं हो रहा है, कोई चेक कर दे, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, और दोस्तों ये मेरा अनुभव है। यूपीएससी ने मुझे अच्छा खासा नंबर दिया है एस्से में। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा शैली है, जो मेरा स्टाइल है एस्से का, वो काफ़ी अच्छा है। और वही स्टाइल, वही शैली आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये केवल बीईओ के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो आरओ एआरओ का मेंस होने जा रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए, एस्से लिखना है आपको, चाहे जहाँ जिस तरह का भी एग्जाम हो आप लिखिए, चाहे वो बीईओ का हो, चाहे आरओ एआरओ का हो, यूपीपीसीएस का हो, अपर का हो, लोअर का हो, यूपीएससी का हो, किसी का भी हो, एस्से तो एस्से होता है। बस ये है कि जो वर्ड लिमिट है वो चेंज होती रहती है। ठीक है। तो आपको अपने जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको आप अपने एक वर्ड लिमिट में रखिए जितना लिमिट दिया जा रहा है। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं साहित्य और संस्कृति का। ये जो एक आपका टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो इससे आता है। और दूसरा हम बात करेंगे राष्ट्रीय विकास की योजनाएं। आज हम दो पे चर्चा करेंगे और दोनों का एक एक एग्जाम्पल ले करके हम समझेंगे कि आपको इससे कैसे लिखना है। लेकिन दोस्तों, उसके पहले विनम्र निवेदन है आपसे कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लेके आते रहें। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो हमारा साहित्य और संस्कृति है, इसमें एक जो यूपी की अगर हम बात करें, यूपी पीएससी की अगर हम बात करें, तो इनका एक बहुत पेट टॉपिक है साहित्य जो है। ठीक है। साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है। तो इसमें हम आज इसी को एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे कि हमको एस्से में एक्चुअली लिखना क्या है, एस्से को स्ट्रक्चर कैसे करना है, शुरू कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है। और इसमें मैं कोई भी आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताने वाला हूँ। ये सब केवल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो जाए कि आपको एस्से कैसे लिखना है। ठीक है। तो देखिए, जो इनका एक पेट टॉपिक है साहित्य समाज का दर्पण है, तो इसमें देखिए एक आपको शब्द उठाना है, दर्पण। दर्पण का मतलब ये होता है कि मिरर। मिरर मतलब ये कि जो सामने है वही मिरर में है। ठीक है। अब इस टॉपिक पे एस्से लिखने के लिए आपको ये जानना है, ये समझना है कि साहित्य किस तरह से समाज को दिखाता है, या फिर समाज किस तरह से साहित्य से सीखता है और अपना भविष्य बनाता है। पूरा जो एस्से है दोस्तों, वो इसी पे रिवॉल्व करेगा कि साहित्य का समाज के निर्माण में क्या भूमिका है और समाज किस तरह से साहित्य के विकास में अपना योगदान देता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक इंट्रो लिखना है। ऑब्वियसली अगर आप एस्से में इंट्रो नहीं लिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। इंट्रो तो आपको लिखना है।
फिर उसके बाद बॉडी में आप अपना जो भी इंट्रो लिख रहे हैं उसको इस तरह से बताना है, एक्सप्लेन करना है और फिर अपने थॉट्स को लास्ट में कंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो देखिए अब इंट्रो और जो आपका बॉडी है, इंट्रो का जो लास्ट सेंटेंस हो दोस्तों ना, उसको आप कोशिश कीजिए कि बॉडी से कनेक्टेड हो। ठीक है, फिर बॉडी और इंट्रो दोनों को मिला करके आप ऐसे सेंटेंस का फ्रेम बनाइए जो इन दोनों से कनेक्टेड हो। बस यही इतना सा रूल है, इतना सा आपको ध्यान में देना है, ताकि आपको देखिए क्या है कि अगर आप अच्छी लिखावट लिखेंगे तो जो चेक करने वाला है उसको भी अच्छा लगेगा, उसको एक तारतम्यता दिखेगी उसमें, तो वो आपको अच्छा नंबर देगा। अभी हमको इसमें समझना क्या है, ठीक है, साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि साहित्य में किस तरह से समाज को दिखाया जाता है या फिर साहित्य समाज का दर्पण किस तरह से है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, हमेशा अपना जो एस्से है उसको लिखने का आप प्रयास ये करिए कि जो प्राचीन टाइम का कोई चीज़ है, प्राचीन टाइम में जो डेवलपमेंट हुए हैं वहाँ से शुरू कीजिए और उसको मॉडर्न टाइम तक ले आकर के एंड कर दीजिए। ये साहित्य की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम प्राचीन की बात करें तो इसमें देखिए जब आप प्राचीन से लिखते 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 मॉडर्न तक आएंगे तो इसमें आपको एक तारतम्यता भी दिखेगी और एक मतलब कनेक्टेडनेस भी रहेगा कि हाँ ठीक है, फिर प्राचीन टाइम में ये हुआ, फिर मिडुअल टाइम में ये हुआ, फिर उसके बाद मॉडर्न टाइम में ये हो रहा है। ठीक, तो अभी हम देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। जो सबसे पहला हमारा सेंटेंस होगा, जो आपका पहला सेंटेंस होता है दोस्तों, उसको आप 2 या 3 तरह से आप लिख सकते हैं। पहला ये कि कोई उदाहरण आप दे दीजिए। ठीक है, कोई उदाहरण देते हुए आप अपने एस्से की शुरुआत कीजिए। मैं साहित्य और समाज वाले टॉपिक की बात कर रहा हूँ अभी। इसके बाद जब अगला टॉपिक हम उठाएंगे तो उसमें जो इंट्रो होगा उसका अलग स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे आप एक उदाहरण के रूप में जो है लेके आप अपना एस्से स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। इसका मतलब ये है कि यही सेंटेंस आपको सिद्ध करना है कि साहित्य किस तरह से समाज का दर्पण होता है। तो यहाँ पे आप उदाहरण बहुत सारे हैं जो आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप महाभारत का उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, महाभारत का उदाहरण ले लीजिए या फिर रामायण का उदाहरण ले लीजिए। और अगर आप रिलीजियस उदाहरण देने से बचना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा अर्थशास्त्र का उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, या फिर कोई और ऐसी फेमस बुक या लिटरेचर जो आपको समझ में आए जिसमें सामाजिक चीज़ों को बताई गई है। ठीक है, अब देखिए जिसे ही आप अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या चीज़ है, तो इसमें सामाजिक चीज़ें भी दिखाई गई हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ का उस टाइम का जो प्रशासन है उसके बारे में भी दिखाया गया है। वहाँ का जो उस टाइम का शासन था वो भी दिखाया गया है। लोगों का क्या बिहेवियर रहा है, लोगों की क्या स्थिति रही है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति क्या रही है और वहाँ पे कर कैसे लिए जाते थे, टैक्स कैसे लगाए जाते थे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। और दोस्तों अगर आप देखें तो किसी भी समाज में यही चीज़ें होती हैं। एक समाज होता है, ये एक समाज होता है, फिर उसके बाद इसको गवर्न करने के लिए एक कोई बॉडी होती है। ठीक है, और इस बॉडी को चलाने के लिए कोई रूल या नियम होता है। ठीक है, तो यही समाज होता है। तो ये तो बात हो गई प्राचीन काल की। आप यहाँ से स्टार्ट करके आप अपना इंट्रो शुरू कर सकते हैं कि महाभारत और रामायण को पढ़ने के बाद या उसको समझने के बाद हमको यह समझ में आता है जो उस समय का साहित्य है, जो उस समय का लिटरेचर डेवलप हुआ, वह उस समय के समाज के बारे में हमको बताता है। ठीक है, ये तो बात हो गई प्राचीन काल की। फिर उसके बाद इसी तरह से आप मिडुअल पीरियड में भी आ जाइए। आपको देखिए हमको अभी कोई बुक याद नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई याद आ जाए जैसे पृथ्वीराज रासो और ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो उस टाइम के जो भी बुक्स आप हैं, एक बुक या 2 बुक का अगर आपको नाम याद आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं भी याद आ रहा है तब भी आप उदाहरण दे दीजिए कि हमको जो लिटरेचर है मिडुअल टाइम का, उसी से यह पता चलता है कि जो हमारा मुस्लिम शासक थे वो स्टार्ट होता है आपका दिल्ली सल्तनत से लेकर के अकबर के काल तक। ठीक है, और उसके बाद का जो मुगल पीरियड है, सारे पीरियड के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है, वहाँ के सामाजिक संरचना के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है, वो हमको कहाँ से मिलती है? इसी तरह के साहित्य से साहित्य से मिलती है। और यह सिद्ध होता है, इसी वजह से साहित्य को हमेशा समाज का दर्पण माना जाता है। तो ये आपका इतना इंट्रो हो गया। उसके साथ अब आप मॉडर्न में आ जाइए। देखिए दोस्तों, साहित्य में केवल आप किताबें ही नहीं देख सकते हैं। ठीक है, साहित्य में केवल किताबें नहीं आती, बल्कि देखिए साहित्य में जो आपकी आज की फिल्में बन रही हैं, बॉलीवुड की जो फिल्में बन रही हैं, ठीक है, ये भी तो एक साहित्य का ही प्रारूप है। अब बॉलीवुड फिल्मों में भी बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं, बहुत सारे ऐसी फिल्म बनाई गई हैं जो कि समाज के बारे में हमको बताती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। जैसे अभी मान लीजिए कोई
सेक्शन 375 आप अगर जानते होंगे, 375 आप देख लीजिए, या फिर एक मूवी आई थी अभी हाल ही में आर्टिकल 15, ये देख लीजिए। तो ये सब मूवीज़ क्या हैं, ये आपको बताती हैं कि आपके समाज में क्या चल रहा है, आपके समाज की स्थिति क्या है, ठीक है। तो ये बात हो गई, आप प्राचीन से शुरू किए और आप ले आके मॉडर्न पे ख़त्म कर दिए। हालांकि देखिए, मॉडर्न पे आप ले आके बॉलीवुड पे ख़त्म कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो साहित्य को समझता है वो यह भी मानता है, वो यह भी जानता है कि साहित्य का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है और इसके बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। जो साहित्य है वो समाज के बारे में कैसे हमको बताता है और सामाजिक जो स्थिति परिस्थिति होती है उसके बारे में हमको क्या ज्ञान देता है। उसी तरह से दोस्तों, जिस तरह से साहित्य हमको सिखाता है, जिस तरह से साहित्य हमको बताता है कि किसी भी समय का जो समाज है वो कैसा है, उसी तरह से साहित्य न केवल हमको सिखाता है, बल्कि साहित्य हमको आगे के जो भी परेशानियां हैं, आगे के जो भी चैलेंजेज हैं, उसके बारे में भी हमको बताता है और इस तरह से समाज को भविष्य में होने वाली जो भी परेशानियां हैं उससे लड़ने की एक क्षमता डेवलप करता है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी ऐसे फिक्शन मूवीज़ बनती हैं, बहुत सारी ऐसी फिक्शन मूवीज़ बनती हैं कि उसमें जो पात्र हैं वो भी आपके ओरिजिनल नहीं है, घटनाएं ओरिजिनल नहीं है, केवल सारी चीज़ें इमेजिन की जा रही हैं, ठीक है। तो इससे ये होता है कि फ्यूचर, हमारा फ्यूचर कैसा हो सकता है, फ्यूचर में कौन कौन सी गलतियां आदमी कर सकता है और उसका सुधार कैसे हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साहित्य है वो न केवल हमारे बीते हुए कल के बारे में बताता है, बल्कि आने वाले कल के लिए भी हम तैयार करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये रेंज समझ में आ गया होगा कि आपको अगर साहित्य और समाज पे जो एस्से है अगर उसको लिखना है तो आप कहाँ तक सोचेंगे, क्या कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो साहित्य और समाज का जो एक टॉपिक है उसमें अब कुछ भी आ जाए। देखिए, अभी एक चीज़ और है, जो साहित्य और समाज वाला सेक्शन है दोस्तों, उसमें मोरलिटी को लेकर के भी पूछा जा रहा है, ठीक है। आप अगर 2018 का यूपीपीसीएस का पेपर देखेंगे तो उसमें एजुकेशन और मोरलिटी को लेकर के पूछा गया है, ठीक है। तो साहित्य वाला सेक्शन उसमें गायब था। तो साहित्य जो है हमारा, मैंने जैसे पहले ही बताया कि उसमें इसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें मोरलिटी, इथिकलिटी, एजुकेशन, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, हेल्थ आ जाता है आपका, ठीक है, शिक्षा, हेल्थ, ये सब सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो जो भी टॉपिक हो, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक साहित्य वाले में नहीं ले रहा हूँ, केवल साहित्य समाज का दर्पण है ये कि हमेशा पूछता है ऐसा, इसलिए इसको मैंने लिया। तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए आपका रेंज क्या होगा यहाँ पे लिखने का, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला सेक्शन था वो था हमारा राष्ट्रीय विकास की योजनाएं और उसका क्रियान्वयन। तो देखिए, इस समय जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी योजनाएं लॉन्च कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें हमको तैयार रहना चाहिए। अभी आपको अब टेंशन ये हो रही होगी कि हम कितनी योजनाएं तैयार कर लें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर योजनाओं से पूछेगा तो जो बहुत फेमस और बड़ी योजनाएं होती हैं भारत सरकार की, वहीं से क्वेश्चन उठा करके वहीं से एस्से उठा करके ये पूछता है। अभी जैसे यहाँ पे अगर आप हम उदाहरण लें, 2-3 उदाहरण मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एक उदाहरण को लेकर के हम आगे समझ भी लेंगे कि हमको इससे लिखना कैसे है योजनाओं वाले में, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आपका देखिए यही है, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। इस समय आत्मनिर्भर भारत यहाँ से चांस है कि ये पूछ ले, ठीक है। फिर उसके बाद आयुष्मान भारत, ये भी बहुत ही इस समय न्यूज में है, तो ये भी हो सकता है पूछ ले। उसके साथ साथ देखिए फसल बीमा वाला जो एक है ये आपका एग्रीकल्चर वाला सेक्शन भी कवर कर देगा और यहाँ पे आपका एससे भी कवर कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक अभी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन करके जो शुरू किया गया है, तो यहाँ पे भी चांस बनता है। तो ये 4 टॉपिक हैं जो बहुत बड़े टॉपिक हैं, जहाँ से इससे जो योजनाओं वाला सेक्शन है वहाँ से ये पूछा जा सकता है। बीईओ के एग्ज़ाम के लिए अगर हम जहाँ तक गेस कर सकते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट आयुष्मान भारत है, ठीक है। एक और पुरानी है जो सर्व शिक्षा अभियान वाला है, इसको अभी जो है समग्र शिक्षा अभियान भी बोलते हैं, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान। तो बीईओ के लिए यहाँ से भी आप तैयार रहिएगा, तो हो सकता है यहाँ से पूछ ले, ठीक है। तो अभी ये तो टॉपिक हो गया कि ये सब टॉपिक हो सकते हैं। ये तो देखिए हमने 3-4-5 टॉपिक बताया, अभी इसमें और भी टॉपिक आप ऐड कर सकते हैं। ऐसी योजनाओं को आप देखिएगा कि जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, ठीक है।
अब इसमें हम एक उदाहरण लेकर के देख लेते हैं कि आप इस तरह का जो योजनाओं का एसे होगा, निबंध होगा, उसकी स्ट्रक्चरिंग आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण ले लेता हूँ, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का, ठीक है। अभी देखिए, जब भी कोई योजना है तो योजनाओं के कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। किसी भी योजना को लॉन्च करने के पीछे कारण क्या है, तो सबसे पहले कारण आपको देखना है। अभी मैं बताता हूँ कि आपका इंट्रो कैसे होगा, आपको कारण कहाँ पे लिखने हैं, निवारण कहाँ पे लिखने हैं, परेशानियाँ कहाँ पे लिखनी है, ठीक है, वे फॉरवर्ड में आपको क्या लिखना है, अभी मैं बताता हूँ। पहले ये देख लीजिए कि कोई भी योजना अगर लॉन्च होती है तो उसके पीछे एक न कोई कारण होता है, ठीक है, और कारण के साथ साथ उस योजना का कोई एक उद्देश्य होता है, ठीक है, और उद्देश्य के बाद उसका एक लक्ष्य होता है, ठीक है, और उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन होता है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन होता है कि आप उस योजना को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ तक काम सरकार और सरकार की योजनाओं का होता है, इसके आगे का काम ऐसे लिखने वाले का होता है, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है कि अभी इसमें क्या क्या कमियां हो सकती हैं, क्या क्या परेशानियां अभी हैं, मतलब ये कि अभी आपको इसमें यहाँ पे चैलेंजेस लिखने हैं, ठीक है, किसी भी स्कीम का, किसी भी योजना का। फिर उसके साथ साथ इस कमियों को दूर करने के लिए आपको निवारण बताना है, जहाँ पे दोस्तों निवारण का मतलब ये नहीं है कि ये आपका कंक्लूजन है, कंक्लूजन नहीं है, ये कंक्लूजन अभी आगे होगा, ठीक है, उसका निवारण लिखना है। तो कोई भी स्कीम है, कोई भी सरकारी योजना है, तो उसको आप जब भी एस्से के बारे में सोचिए तो इस 4-5 हेडिंग्स के बारे में सोचिए। सबसे पहले अगर हम कारण की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत का जो लॉन्च करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण क्या हो सकता है दोस्तों। सबसे पहला कारण यही है कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, हर कोई जानता है उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। उसके साथ साथ जो हमारा एस्पिरेशन है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ साथ भारत सरकार यह प्रयास कर रही है कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बने, ठीक है। देखिए कुछ लोगों को ये हो सकता है ना समझ में आए ग्लोबल वैल्यू चेन क्या होता है, इसको मैं बता देता हूँ क्या होता है। ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब ये हुआ कि कोई भी वर्ल्ड में कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसका कुछ कोई ना कोई एक ऐसा हिस्सा हो जो भारत प्रोवाइड करवा रहा हो, इंडिया प्रोवाइड करवा रहा हो, तो ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट में अगर भारत की कोई भी हिस्सेदारी है तो उसको ये माना जाएगा कि भारत इस प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन का एक हिस्सा है, इसके चेन का एक हिस्सा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है। तो आपको आत्मनिर्भर भारत का जो उद्देश्य कारण है वो समझ में आ गया कि पहली चीज़ ये कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर हमको जो देखिए विश्व में अगर कोई भी बड़ी घटना घटती है, अगर हम दूसरों पे डिपेंड रहेंगे तो विश्व में अगर कोई भी इकोनॉमिक घटना घटती है तो उसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा, ठीक है, और प्रभाव अगर भारत पर पड़ेगा तो इसका जो खामियाजा होगा वो न केवल विश्व के अन्य देश झेलेंगे, बल्कि उसका प्रभाव भारत को भी, उसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ेगा। तो इससे दूर रहने के लिए, इसको दूर करने के लिए हमको क्या करना होगा कि हमको अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और यह आत्मनिर्भरता किस चीज़ की होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये कि हमको ज़्यादातर चीज़ें इम्पोर्ट जो हम करते हैं उसको कम करना पड़ेगा, मतलब आयात को हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम आयात घटा रहे हैं इसका मतलब ये कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो चीज़ें प्रोडक्शन में आ रही हैं उसका ज़्यादातर चीज़ें हम अपने देश में ही बना रहे हैं, इंडिया में ही बना रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अगर हम इंडिया में ही बनाएंगे तो इससे ये होगा कि जो हमारा लोकल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो हमारे इंडिया के लोग हैं उनको भारत में ही रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। भारत में ही जब रोजगार मिल जाएगा तो वो बाहर जाने से कतराएंगे, बाहर नहीं जाना चाहेंगे, और जब बाहर नहीं जाएंगे तो जो हमारे यहाँ एक ब्रेन ड्रेन की समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आत्मनिर्भर हमको सिर्फ इसलिए नहीं होना है कि हम बाहर की चीज़ों को आयात नहीं करेंगे, ठीक है। बार बार यह सरकार बोलती है कि आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं है कि हम ग्लोबल मार्केट से हट जाएंगे, मतलब ग्लोबलाइजेशन जो हमारा वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के अपोजिट जाएंगे, उनका मतलब ये नहीं है। उनका मतलब ये है, आत्मनिर्भर होने का मतलब ये है कि हम ज़्यादातर चीज़ें अपने देश में ही बनाएंगे,
ठीक है, और इम्पोर्ट की जगह पे हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया इतने सारे कारण। ठीक है, अभी ये आप इस एसे को समझ लीजिए कि आप स्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, उसके बाद हम बताते हैं कि आपको इंट्रो कैसे इसमें स्टार्ट करना है और कंक्लूड कैसे करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों, अभी तो हमने देख लिया कारण क्या है, अभी हम उद्देश्य इसका अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो इसका उद्देश्य, या इस तरह से समझ लीजिए कि जो हमारा गोल है, ठीक है, जैसा कि हमने देखा ऊपर कि हमारे गोल क्या क्या हैं, लक्ष्य क्या क्या है, उद्देश्य और लक्ष्य क्या क्या हैं, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य तो हमको समझ में आ गया कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, आत्मनिर्भर किस किस क्षेत्र में, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, ठीक है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, ठीक है, और अन्य कोई भी सेक्टर हो। ठीक है, या फिर देखिए सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें, सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो सेवा क्षेत्र वैसे भी हम लोग सरप्लस हैं, हम सेवा प्रोवाइड करवाते हैं, ज़्यादातर सेवाएं लेते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया। तो आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य क्या है कि हम अपना अपना जो है डिफेंस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर होंगे, बाहरी चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, बाहर से जो चीज़ें हैं उसको हम कम से कम खरीदेंगे। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर सेक्टर में हम क्या करेंगे, ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। फिर उसके बाद हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी एग्री प्रोडक्ट है उसको हम, उसका जो प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ाएंगे और फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों देखिए यहाँ पे हमको आत्मनिर्भर जो है कारपोरेट सेक्टर में भी बनना है, और इसका शुरुआत अभी जल्दी में ही देखिए टैक्स को घटाया गया है तो वहाँ से किया गया है। और उसके साथ साथ कारपोरेट के साथ साथ जो हमारा बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड होता है, उसके बारे में भी हमको आत्मनिर्भर होना है। मतलब ये कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है हमको उसको भी बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हो गई, ये हमारे उद्देश्य हैं। उद्देश्य के बाद अगर हम लक्ष्य की बात करें दोस्तों, तो अगर हम लक्ष्य की बात करें, जस्ट अ मिनट, ठीक है, अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं तो लक्ष्य में जैसा कि हमने बताया कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को हम बूस्ट करेंगे, वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा, हमारा जो डिफेंस सेक्टर है इसमें हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, हम कम से कम खरीदेंगे चीज़ों को। उसके साथ साथ जो हमारा एक्सटर्नल बरोइंग है उसको हम कोशिश करेंगे कि करेंसी स्वैप का हम कुछ अरेंजमेंट करें। उसके साथ साथ जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर को हम बढ़ाएंगे और इसके लिए भी लोन की व्यवस्था की जा रही है। उसके साथ साथ हम स्किल इंडिया जो हमारा मूवमेंट है, स्किल इंडिया का जो हमारा स्कीम है उसको हम बढ़ाएंगे ताकि लोगों को स्किल्ड किया जा सके और उसके बाद उनको हम रोजगार दे सकें। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें उसके लक्ष्य में हम देख सकते हैं। अगर हम इसके एग्जीक्यूशन की बात करें तो एग्जीक्यूशन में देखिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको लिखना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। एग्जीक्यूशन का मतलब यही होता है इम्प्लीमेंटेशन में। आप देखे होंगे कि समय समय पर जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री विभिन्न प्रकार के लोन व्यवस्था कर रही है। ठीक है, आप जो है देखे होंगे कि अभी 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज जारी किया, फिर उसके साथ फिर अगला पैकेज जारी किया। तो दोस्तों ये जो स्टिमुलस इसको बोलते हैं, ठीक है, स्टिमुलस, फर्स्ट स्टिमुलस, सेकंड स्टिमुलस, थर्ड स्टिमुलस। तो दोस्तों इसमें जो आत्मनिर्भर भारत का जो 5 पिलर है, ठीक है, अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इससे आप ये बचिए कि आप कम से कम फैक्ट्स डालिए। ठीक है, अगर आत्मनिर्भर भारत पूछा और जैसे ही आत्मनिर्भर भारत पे आप लिखना शुरू किए और पहले ही आप जो है 5 पिलर्स की बात कर दिए और 5 पिलर्स के बाद जो प्रधानमंत्री के जितने भाषण थे सारे आपने लिख दिए, तो ये जो होगा आपके एसए के वैल्यू को घटा देगा। आप जो भी चीज़ें हैं इसमें, आत्मनिर्भर भारत में जो भी चीज़ें की जा रही हैं, जो भी चीज़ें दी जा रही हैं, उसको आप सही स्थान पर ही उसका प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप एग्जीक्यूशन की बात करेंगे, जैसे ही आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, तब यहाँ पे आप इस 5 पिलर्स की बात कीजिए कि इस 5 पिलर पे गवर्नमेंट काम कर रही है और इस 5 पिलर के लिए वो 5 तरह के स्टिमुलस लेके आई है जिसको हम पैकेज बोलते हैं। ठीक है, 5 पैकेज वो, और ये पैकेज क्या है, फाइनेंशियल पैकेज है। ठीक है, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग टाइप का वो फाइनेंस रिलीज कर रहे हैं और अलग अलग लोन की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई एग्जीक्यूशन की। तो आप यहाँ पे एक बार आत्मनिर्भर भारत को देखिए, पढ़िए उसको,
और उसमें समझिए कि पहला जो स्टिमुलस था वो कितने लाख करोड़ का था, दूसरा था जो था वो कितने लाख करोड़ का था, पहला वाला किस सेक्टर के लिए था, दूसरा वाला किस सेक्टर के लिए था। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। आपको देखिए हम यहाँ पे बता नहीं रहे हैं कि आपको आत्मनिर्भर भारत में लिखना क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी योजना में किसी भी स्कीम का जो स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए इससे कि वो स्ट्रक्चरिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई कि जो आपका एग्जीक्यूशन वाला सेक्शन होगा, इम्प्लीमेंटेशन वाला सेक्शन होगा, उसमें आपको ये दिखाना है कि गवर्नमेंट इसके लिए किस तरह का प्रयास कर रही है। और ये जो स्ट्रक्चरिंग है दोस्तों, ये जो तरीका है ये आपको सभी तरह की योजनाओं में लागू होता दिखेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, हालांकि इसको हम अगर अगले सेक्शन में बात करें कि चैलेंजेज कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, परेशानी कहाँ कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला तो फंड, ठीक है, दूसरा फंक्शनरीज, ठीक है, मतलब ये कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जैसे मान लीजिए डीएम है, एसडीएम है, यही सब तो एग्जीक्यूट करते हैं, यही सब लागू करते हैं योजनाओं को। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है जो फंड, ये बहुत ज़रूरी है, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। दूसरा फंक्शनरीज, ठीक है, और तीसरा फार्मूलेशन। ठीक है, फार्मूलेशन होना चाहिए, मतलब आपका एक मतलब कि इस तरह से समझ लीजिए एक एग्जैक्ट प्लानिंग होनी चाहिए कि आप किसी भी योजना को किस तरह से लागू करने वाले हैं। ओके, तो ये बात हो गई। तो अब अगर चैलेंज की आप बात करेंगे तो जो आपका चैलेंज वाला एरिया होगा, जो चैलेंज वाला सेक्शन है, वो आपका इसी पे घूमना चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर हम फंड की बात करें, अगर उदाहरण के रूप में हम आत्मनिर्भर भारत को लिए हैं, तो फंड में बात करें तो देखिए फंड में अभी तक तो कोई कमी हमको दिखाई नहीं दी है, क्योंकि 5 स्टिमुलस उन्होंने दिए हैं, 5 पिलर हैं उनके, तो 5 स्टिमुलस दिए हैं, पर्याप्त जो है उन्होंने धन रिलीज कर दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समस्या ये है कि अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए आत्मनिर्भर भारत को, इसी तरह से हर योजनाओं में ये चीज़ें लागू होंगी। ठीक है, मान लीजिए कोई भी यहाँ पे एक एमएसएमई का हम उदाहरण ले रहे हैं, जो कि कोई एक प्रोडक्ट बनाता है, और जो भी स्टिमुलस है दोस्तों, स्टिमुलस क्या किस चीज़ के लिए है कि जो धन आएगा वो इस एमएसएमई को बढ़ाएगा आगे, और इसके प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने का ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये अच्छी बात है कि एमएसएमई सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन अगर केवल प्रोडक्शन बढ़ेगा और इसकी डिमांड नहीं होगी तो ऐसे प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे चैलेंज क्या है, चैलेंज है डिमांड सेक्टर की। ठीक है, डिमांड तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आपके पॉकेट में पैसे नहीं होंगे। ठीक है, मतलब ये कि जो धन रिलीज कर रही है गवर्नमेंट, वो केवल प्रोडक्शन के लिए ही ना करे, बल्कि कुछ ऐसा उपाय भी करे कि लोगों की इनकम बढ़े। ठीक है, और जो उनका खर्च करने की क्षमता है वो बढ़े। जब खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी तभी वो जो प्रोडक्ट है एमएसएमई के द्वारा बनाया गया, तभी वह उसको खरीदेंगे और उसको यूज करेंगे, और इसी को दोस्तों बोलते हैं कि इकोनॉमी हमारी आगे बढ़ रही है। एक तरफ अगर आप प्रोडक्शन करके छोड़ दिए और ये आपके वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो फिर ऐसे प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसकी डिमांड नहीं है। तो पहला चैलेंज आपको समझ में आया कि जो फंड रिलीज हो रहा है वो एक तरफा है, इस फंड का और इस तरह के और प्रयास करने चाहिए ताकि जो है डिमांड को भी बढ़ाया जा सके। ओके, अब दूसरी चीज़, दूसरा चैलेंज क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए चैलेंज और सलूशन एक साथ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो जो कंक्लूजन वाला इसके बाद वाला जो सेक्शन था कि हम उसके लिए वे फॉरवर्ड क्या करेंगे, तो उसको भी आप यहीं पे समझते चलिए कि आप वे फॉरवर्ड क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए फंड के 2 पहलू होते हैं, एक ये कि वो डिमांड को क्रिएट करे और दूसरी तरफ वो जो आपका सप्लाई है उसको क्रिएट करे। तो जब तक फंड दोनों तरफ बैलेंस नहीं करेगा तब तक इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, दूसरा जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है इम्प्लीमेंटेशन की। कोई भी योजना, ठीक है, इम्प्लीमेंट अगर ढंग से नहीं किया जाएगा तो उसकी प्लानिंग, उसका जो ड्राफ्ट है वो कितना भी अच्छा हो, इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छा नहीं है तो जो उसका रिजल्ट होगा, वो जो उसका आउटकम होगा वो अच्छा नहीं होगा, वो खराब होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जिसको वो जिम्मेदारी दी जा रही है वो अपनी जिम्मेदारी को ऑनेस्टी से निभाए। मतलब ये कि जो काम उनको दिया जा रहा है उसकी केवल खाना पूर्ति ना करें, वो पूरी तरह से पूरी ईमानदारी से काम करें। अब पूरी ईमानदारी से काम करने का मतलब ये हुआ कि जो करप्शन वाला सेक्शन है, करप्शन
नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेजीनेस नहीं होना चाहिए किस चीज़ में, इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। और इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों वो है इन्फॉर्मेशन। मतलब ये कि अगर आप कोई भी योजना लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, कोई योजना लॉन्च कर रहे हैं तो उसके बारे में लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। लोगों को इससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है, लोगों को इस फ़ायदे को लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें लोगों को अगर पता होगी तभी किसी भी योजना का लाभ लोग उठा पाएंगे। उसके साथ साथ केवल पता ये होना यही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि अगर उनकी कोई शिकायत है, ठीक है, अगर कोई उनकी शिकायत है तो उस शिकायत को कैसे दूर किया जा सकता है इसका भी ब्यौरा उनको पता होना चाहिए, इसका भी माध्यम उनको पता होना चाहिए कि किस माध्यम से किस तरह से वो अपनी शिकायतों को दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी योजना को, किसी भी कोई भी अगर सरकारी योजना है, कोई प्रोग्राम है, कोई स्कीम है, अगर उसको सफल बनाना है तो कहाँ कहाँ पे हमको ध्यान देना होगा। ये बात हो गई दोस्तों कि जो हमारा एस्से है, एस्से को जैसे कि हमने तीन चार पार्ट में बांट के देख लिया कि किसी भी योजना को लॉन्च करने के पीछे कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके लक्ष्य क्या है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे कैसे किया जाएगा, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे ही आपको लिखना है कि गवर्नमेंट इसमें क्या क्या कर रही है, उसकी क्या योजनाएं हैं और इस स्कीम के प्रोविजंस क्या क्या हैं, ठीक है। ये बात हो गई पूरी योजना की, यहाँ तक आप पूरी योजना लिखेंगे और ये सब सारी चीज़ें बॉडी में लिखी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि हम चैलेंज जो आएंगे सामने, उस चैलेंज को हमको फेस कैसे करना है, चैलेंज को दूर करना कैसे करना है। और चैलेंज की बात करते समय हमने ये भी देख लिया कि किसी भी योजना को लॉन्च करने के बाद उस भविष्य में उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं और लोग उसका कैसे समाधान कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब उसके बाद आपका नंबर आता है कंक्लूजन का। और दोस्तों देखिए, जब भी कोई सरकारी योजना है तो आप ये कोशिश कीजिए कि उसका जो कंक्लूजन है उसका हमेशा उसको पॉजिटिव में ही लिखिए। मतलब ये मत लिखिए कि आत्मनिर्भर भारत पूरी तरह से बेकार है, ये रद्दी स्कीम है, इस तरह की स्कीम की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि आप अगर कोई उसमें आपको कोई समस्या दिख रही है तो आप उस समस्या को बताते हुए आप उसमें जो है पॉजिटिव सेंस लेकर के आप उसको लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो देखिए, जब हमारा 1951 में हम प्लानिंग कमीशन के थ्रू प्लानिंग करके अपना डेवलपमेंट करने की कोशिश किए तो उस समय भी हमने क्या किया था कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी, हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, उसको हमने बढ़ावा दिया और यह कोशिश किया कि हम अपने इम्पोर्ट को क्या करेंगे, कम करेंगे। ज़्यादातर हम अपना जो भी चीज़ें होंगी वो खुद अपने देश में बनाएंगे। लेकिन इसका दोस्तों रिजल्ट क्या आया, अगर हम इस तरह की गलतियां फिर से करेंगे तो रिजल्ट क्या हुआ, 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। तो ये आप जो है यहाँ पे एक निगेटिव चीज़ लिख दिए कि इसी तरह का कुछ प्रयास हम 1951 में कर रहे थे और उसका जो रिजल्ट था वो भयानक था और जिसकी वजह से हमको क्या क्या करना पड़ा, एलपीजी को लाना पड़ा, ठीक है। मतलब कि हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े। लेकिन अब यहाँ पे आप पॉजिटिव में क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में ये लिखेंगे कि जो उस समय की स्कीम थी और जो आज की स्कीम है उसमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है, ठीक है। फंडामेंटल डिफरेंस क्या क्या है, सबसे पहला फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि वो 1951 था और ये 2020 है, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल डिफरेंस ये क्या है कि वह ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन हम यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनते रहेंगे, ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन का ही हिस्सा रहेंगे, लेकिन कोशिश यह करें कि हमारा जो घरेलू उत्पादन है, घरेलू उत्पादन हम बढ़ाएंगे और इसको हम बेचेंगे कहाँ पे, ग्लोबल मार्केट में। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं। पहली ये जो 1951 का स्कीम था वो पूरी तरह से एंटी ग्लोबल था, लेकिन जो 2020 का स्कीम है ये क्या है, आपका एंटी ग्लोबल नहीं है। ये क्या कहता है, हम पूरे विश्व को एक साथ लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है, और पूरे विश्व को एक विलेज की तरह मानते हैं और पूरा विश्व हमारे लिए होगा और हम पूरे विश्व के लिए होंगे। तो इस तरह से आप इस एस्से को आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस तरह की जो योजनाएं परियोजनाएं होती हैं
उसका इंट्रो कैसे लिखेंगे, बॉडी में तो आपको समझ में आ गया क्या लिखना है, और अब ये देखना है कि उसका हम इंट्रो कैसे लिखेंगे, इंट्रो में क्या लिखना है और कंक्लूड कैसे करना है। ठीक है, तो इंट्रो में देखिए कोई भी योजना है तो उसी योजना को आधार बनाते हुए आप जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, करंट सिचुएशन है उसका आप यहाँ पे उसको जो है एक्सप्लेन करिए। जैसे आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका इंट्रो ये बन सकता है कि भारत आज विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और सबसे तेज ग्रोथ है, इसकी ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इस तरह से अगर हम अपना जो 5 ट्रिलियन का लक्ष्य है उसको अगर हम पूरा करना चाहते हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं, तो हमको इंपोर्ट को कम करने की आवश्यकता है और हमारा जो लोकल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसी तरह से ही हम ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकते हैं और इस तरह से हम अपने इंपोर्ट को घटाते हुए एक्सपोर्ट को बढ़ाते हुए जो हमारा लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसको प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि हम कुछ इस तरह की योजना का निर्माण करें, कुछ इस तरह की योजना को लॉन्च करें। ठीक है, ये आपका इंट्रो हो गया। देखिए इंट्रो क्या है, 700 शब्द का अगर आपका इससे है तो आप 2-3 लाइन में इंट्रो लिख दीजिए, पर्याप्त है। अगर इससे भी ज़्यादा हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप 5-6 लाइन में लिख दीजिए, लेकिन हाँ ये कोशिश कीजिएगा कि आपका इंट्रो 1 लाइन या 2 लाइन में ना ख़त्म हो जाए। ठीक है, कम से कम 3 या 4 लाइन का इंट्रो तो आप लिखिए ही। ठीक है, इसी तरह से ये हो गई बात आपकी इंट्रो की। इसी तरह से आप क्या करेंगे, आप अपने एस्से को कंक्लूड भी करेंगे। कंक्लूजन में क्या करेंगे, हालांकि जो योजना लॉन्च की गई है आत्मनिर्भर भारत की, इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं पहले भी की जा चुकी हैं, लेकिन आज की जो आवश्यकता ये है कि इसको प्रॉपर इसके ट्रू स्पिरिट में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करें। और इम्प्लीमेंटेशन अगर हम करेंगे तो आने वाले समय में जो हमारा सपना है कि हम एक अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक पावर बन के उभरें, वैश्विक इकोनॉमिक पावर बन के उभरें, उसका माध्यम यह आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इस पूरे एस्से को कंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर कोई और भी योजना है, कोई भी योजना हो, जैसे मान लीजिए आयुष्मान भारत योजना है, ठीक है, एक एग्जाम्पल इसको हम फटाफट और बता देते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना में भी आपको इसी तरह से लिखना है, किसी भी योजना को लॉन्च करने के पीछे कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसके लक्ष्य क्या हैं, ठीक है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ आपको इसमें प्रोविज़न भी इसके दिखाने हैं। ठीक है, और लोगों के लिए क्या इसमें किया जा रहा है वो भी दिखाना है। फिर उसके बाद इसमें चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं और उसका निवारण कैसे हो सकता है। किसी भी योजना परियोजना में जब भी आप इससे लिखेंगे तो आप इसी 5 हेडिंग पे लिखना है आपको। ठीक है, अब जैसे आयुष्मान भारत योजना की अगर हम बात करें तो अगर हम इसके कारण की बात करें तो दोस्तों कारण क्या है, कारण ये है, 2-3 कारण देख लीजिए आप। सबसे पहले ये कि हमारे यहाँ की जो हेल्थ व्यवस्था है वो ठीक नहीं है और जीडीपी का बहुत ही कम पोर्शन हेल्थ पे खर्च किया जा रहा है, और इसकी वजह से जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा है हेल्थ को लेकर के। और जो हेल्थ सेक्टर में हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नहीं है, और हमारे यहाँ मोर्टलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, रोग बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और लोगों को उसका इलाज के लिए जो लोकल व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो ये सब सारे कारण हो सकते हैं। अब उसके बाद उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में आप कुछ लक्ष्य इनका बताइए, उद्देश्य में इनके कुछ गोल बताइए कि लोगों के नज़दीक उनके जो भी कम्युनिटी है लोकल लेवल पे लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना इसका उद्देश्य है। और केवल हेल्थ प्रोवाइड करवाना ही नहीं बल्कि ये एक्सेसिबल भी होना चाहिए, एफोर्डेबल भी होना चाहिए, ठीक है, और फिजिबल भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि सस्ता भी होना चाहिए और जल्दी से जल्दी उसको एक्सेस भी कर मतलब नज़दीक भी होना चाहिए और फिजिबल भी होना चाहिए, मतलब कि जो भी प्रॉपर चीज़ें हैं वो सब सारी चीज़ें होना चाहिए, ये उद्देश्य है इसका। उसके बाद देखिए लक्ष्य की अगर हम बात करें तो लक्ष्य में इसमें आप जो भी प्रोविज़न है आप इसमें देख लीजिए कि हम हेल्थ सेक्टर में अपने जीडीपी का कितना % खर्च करने वाले हैं, इसको आप लिख दीजिए। फिर उसके साथ साथ जो और भी प्रोविज़न है, जैसे मान लीजिए मेडिकल काउंसिल का रिफॉर्म करना है तो वहाँ पे क्या है उनका लक्ष्य है, मेडिकल काउंसिल को रिफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा हेल्थ सेक्टर का एजुकेशन है, मतलब कि एमबीबीएस है या फिर उसके बाद एमएस है, इन सब से चीज़ों में क्या परिवर्तन किया जा रहा है, अगर याद है तो ठीक है लिख दीजिए, अगर नहीं भी याद है
तो केवल आप ये लिखिए कि इसमें जो हमारा हेल्थ एजुकेशन है उसको भी सुधारने की बात की जा रही है। उसके साथ साथ दोस्तों जो हेल्थ सेक्टर में हमारा इथिक्स आ जाता है, इथिकल जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है दोस्तों वो काफ़ी कम है। डब्ल्यू एच ओ का जो रिकमेंडेशन है कि 10,000 लोगों पर एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर होने चाहिए, तो इस तरह का जो रेशियो है उस रेशियो को हम अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं, तो उसको भी कवर करना हमारा एक लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसमें अगला जो आपका सेक्शन होगा वो होगा आपका इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये कि गवर्नमेंट इसमें प्रोविजंस क्या क्या करी है। देखिए इसमें 2 प्रोविजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये कि वेलनेस सेंटर खोला जाएगा कम्युनिटी लेवल पे, और उसके साथ साथ जो आपको एक इंश्योरेंस दिया जा रहा है 5 लाख का पर फैमिली का, वो है। तो 2 तरह के इसमें प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न आप इसमें लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप जो है इसमें चैलेंजेज क्या लिखेंगे। चैलेंजेज आप देख लीजिए कि आपको सबसे पहली बात तो इसके लिए फंड चाहिए। दूसरी बात, जो जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स एक दूसरे के साथ सिंक में होने चाहिए। फंड के साथ साथ दोस्तों हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमको रिसोर्स भी चाहिए। रिसोर्स में हमको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए क्योंकि हमको डॉक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर्स के लिए हमको जो हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है जो कि अभी ठीक नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें आप चैलेंज में लिख सकते हैं। उसके बाद जब चैलेंज हो गया तो आप इसका निवारण भी बता दीजिए। ठीक है, निवारण क्या क्या बताएंगे कि आपको जो है पहली बात तो ये कि जीडीपी के रेशियो में आपका इनका एलोकेशन है, पैसा जो ये दे रहे हैं उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके बाद डॉको इस ट्रेंड करना है, उन ट्रेनिंग देना है, और केवल डॉक्टर को ही नहीं, डॉक्टर के साथ साथ जो नर्सेज हैं नर्सेज को भी, मिडवाइफ जो हैं वो भी, और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर है उसके बारे में भी हमको सोचना है। फिर उसके बाद एक जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों वो है झोला छाप डॉक्टर की। ठीक है, झोला छाप डॉक्टर को जो है कम करना है। ठीक है, ये वाली समस्या को दूर करना है। और उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा कि हमने कहा कि किसी भी योजना के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये योजना क्या है और इस योजना का लाभ कैसे वो उठा सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप इसमें चैलेंज में लिख करके आप जो है एक जो है कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूड क्या करेंगे कि आयुष्मान भारत जैसी योजना की आवश्यकता है क्योंकि जो भारत है यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट रेशियो भी कम है, और जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डिजीज अक्रेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आयुष्मान भारत एक मील का पत्थर साबित हो सकता है हमारे यहाँ के हमारे यहाँ का जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए। ठीक है, अब अगर ये पूछा कि जो हमारा आयुष्मान भारत योजना है इससे हमको फ़ायदा क्या क्या होगा, तो देखिए किसी भी योजना का फ़ायदा आप जब सोचेंगे तो जो आपका सोचने का तरीका होना चाहिए दोस्तों वो कई सेक्शन में होना चाहिए। सबसे पहला जो फ़ायदा होना चाहिए वो होना चाहिए सोशल इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी स्कीम या किसी भी योजना की। फिर उसके बाद दूसरा है आपका इकोनॉमिक। ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ायदे अगर समाज को मिल रहा है तभी कोई योजना सक्सेसफुल हो सकती है। तो अगर यहाँ पे हम चाहे आयुष्मान भारत को देख लें, चाहे आत्मनिर्भर भारत को देख लें, तो आयुष्मान भारत में देखिए क्या है, सोशल क्या होगा कि अगर लोग हेल्दी रहेंगे तो जो हमारा सोशल बॉन्ड हमारा जो है क्या होगा वो अच्छा होगा। और अगर सोसाइटी अच्छी होगी तो सोसाइटी में जो सोशल क्राइम्स वगैरह होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये सब फायदा होगा। अगर हम आयुष्मान भारत योजना के इकोनॉमिक पहलू को देखें तो इसमें जो है देखिए एक इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस की बात की गई है, तो उससे जो उनका खर्चा है, जो दवाओं पे उनका खर्चा लग रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति हेल्दी होगा तो वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और हेल्दी व्यक्ति जो होगा उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और प्रोडक्टिविटी अगर ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी में जो जो फायदा है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इकोनॉमिक बेनिफिट। इसी तरह से और भी अगर योजना है तो आप उसका इकोनॉमिक सोशल के साथ साथ इकोनॉमिक भी देख लीजिए, उसके साथ साथ पॉलिटिकल फ़ायदा भी देख लीजिए। ठीक है, या फिर आप जो है अन्य जो फ़ायदे हैं वो भी देख सकते हैं अदर्स में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं अगर इस तरह से कोई भी योजना किसी भी योजना के बारे में पूछता है तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको एस्से कैसे लिखना है, एस्से का फॉर्मेशन कैसे करना है। ठीक है, एस्से में आपको एक इंट्रो मस्ट है लिखना, उसके बाद आप बॉडी लिखिए, फिर उसके बाद आप कंक्लूड करिए। और इंट्रो लिखते समय किसी भी योजना परियोजना का उसके कारण से आप शुरू कर सकते हैं, उसके पीछे जो कारण है वो शुरू कर सकते हैं, या फिर आप जो करंट सिचुएशन है
उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई योजनाओं परियोजनाओं की। और आज हमने देख लिया साहित्य और समाज वाला जो सेक्शन है उसको हम कैसे लिखेंगे। दोस्तों इसी तरह से अभी हम आगे भी बात करेंगे। 3-4 चीज़ें हैं, उसमें हम एक एक एग्जाम्पल ले करके हम आपको बताएंगे कि आप एस्से का फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे किसी भी सेक्शन में। देखिए योजनाओं वाले में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो है योजनाओं वाले में किस तरह से एस्से लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और जो भी आपके साथ में जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से हमको मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।